हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप लोगों के। एक बार फिर से स्वागत है HMWB बैंकिंग एग्जाम में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं संजय कुमार मौर्य आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें मैं आपको अर्थमेटिक के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि आपकी अर्थमेटिक जो है इम्प्रूव हो सके और आप कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। और ये तभी पॉसिबल है जब आप ढेर सारी प्रैक्टिस करते हैं। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपकी स्पीड इंप्रूव नहीं होगी। अगर स्पीड इंप्रूव नहीं होगी तो फिर आपको टाइम तो ज़्यादा लगेगा ही। ठीक है, तो इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मैं लेके आया हूँ सिलेक्शन का होम्योपैथ, जिसमें आपको मैं एग्जाम लेवल से थोड़ा सा ऊपर प्रैक्टिस कराता हूँ ताकि जो अगर आपको हार्ड आता रहेगा तो आप नॉर्मल वाला जो है आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपनी स्पीड इम्प्रूव करते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ये, आप इसे पढ़िए, ध्यान से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। मैं आपको हर बार यही एक चीज़ बताता हूँ कि जब तक आप क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए अंत तक पहुँचते पहुँचते अगर आपको ये पता नहीं हो पाया कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है, तब तक आप अपनी स्पीड समझ लीजिए कि 0 है। क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन 2 या 3 बार पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि दिया क्या है, पूछ क्या रहा है और करना कैसे है, तो आप एग्जाम लेवल से अभी काफ़ी पीछे हैं। ठीक है, जब तो ये चीज़ें जो हैं कैसे दूर हो सकती हैं, आप डेली बाई डेली प्रैक्टिस कीजिए। एक ही क्वेश्चन को 2 से 3 से 4 बार, जितनी बार आप पढ़ सके पढ़िए, क्योंकि जब एक ही क्वेश्चन को बार बार पढ़ते हैं तो वो क्वेश्चन जो है आपको कुछ नया बताता है। ठीक है, तो चलिए आप इसे करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है। तो चलिए, आपने पढ़ लिया होगा, सॉल्व भी कर लिया होगा, क्योंकि बहुत हार्ड ये क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल है। समझ लीजिए कि एग्जाम लेवल के क्लर्क लेवल के हिसाब से है, पीओ लेवल नहीं कह सकते इसे, क्लर्क लेवल, IBPS RRB क्लर्क लेवल की है ये। ठीक है, तो अब मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है कि ट्रेन ए और ट्रेन बी की लंबाई का अनुपात 4 और 3 के अनुपात में है। तो ट्रेन ए की गति जो है 72 किमी प्रति घंटा और ट्रेन बी की गति 54 किमी प्रति घंटा है, और वे एक दूसरे से की विपरीत दिशा में चल रही हैं। यदि ट्रेन ए जो है ट्रेन बी को 30 सेकंड में पार कर लेती है तो ट्रेन ए की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ पे दिया क्या है, ट्रेन ए की लंबाई हम मान लेते हैं LA, एंड ट्रेन बी की लंबाई कितना दिया है, 4 और 3 के अनुपात में है। कितनी है, 4 और 3 के अनुपात में है। VA का स्पीड दिया है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, और VB का स्पीड दिया है कितना, 54 किमी प्रति घंटा। तो इसको हम क्या करते हैं, मीटर पर सेकंड में, भाई आगे भी तो 30 सेकंड दिया है तो हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। ठीक है, तो इसको हम मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 72 को क्या करेंगे, 5/18 से गुणा कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, 18 चौका 72, 4 पंचे 20 मीटर पर सेकंड। ये जो मैंने लिखा है आपको लिखना नहीं है, क्योंकि आपको माइंड में ही कर लेंगे, ये 20 मीटर पर सेकंड आएगा। ठीक है, तो ये कितना है, 54। अब 5/18 से किया तो कितना, 18 तिरिक 54, ये कितना आया, 15 मीटर पर सेकंड आया। मैं आपको प्रॉपर बेसिक इसलिए बताता हूँ कि ताकि चीज़ें आपको समझ में आए। जब समझ में आ जाएंगी चीज़ें ना, तो आप अपने से शॉर्ट फॉर्म अपने से ही बना सकते हो। कितना शॉर्ट करना है वो आप आधा माइंड में ही कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है, चलिए ये हमें मिल गया V एंड BB। कह रहा है वे एक दूसरे की विपरीत दिशा में चल रही हैं, और यदि ट्रेन A ट्रेन B को 30 सेकंड में पार कर लेती है तो ट्रेन A की लंबाई क्या होगी। कह रहा है कि ट्रेन जो है एक इधर से जा रही है, LA मान लेता है, इधर से जा रही है, और एक ट्रेन इधर से आ रही है। ठीक, कौन सी, B वाली, LB। ये A इधर से आ रही है, B इधर से जा रही है। कह रहा है कि वो जो है एक दूसरे को कितने देर में पार कर लेती हैं, वो एक दूसरे को 30 सेकंड में पार कर लेती हैं। तो आप बताओ,
अभी इसका मुंह यहाँ है, ठीक है, ट्रेन का मुंह यहाँ इसका है, इसका है, अभी पार नहीं किए, अभी स्टार्टिंग पॉइंट है। अब क्या हुआ कि ये मान लीजिए पार कर लिए। अब जो ट्रेन बी है हमारी वो यहाँ आ गई, और ट्रेन कहाँ पहुंच गई, ए यहाँ पे चल गई, यहाँ पे चली गई, इसका मुंह यहाँ पहुंच गया, इसका यहाँ मुंह यहाँ था। अभी देख लो तो इनके बीच की मान लो 0 था, अब कितनी हो गई इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, एल ए चला और प्लस एल बी, दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर ही तो चला, दोनों के मुंह के बीच की दूरी कितनी हो गई, इतनी, तो टोटल डिस्टेंस कितना चला। ठीक, तो ये क्या यहाँ पे कह रहा है कि ट्रेन ए की लंबाई बतानी है, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना चला उसने, एल ए प्लस एल बी। अब बात कर लेते हैं रिलेटिव स्पीड की। अब रिलेटिव स्पीड क्या होगी यहाँ, एक चीज आप बताओ हमसे, अगर एक ट्रेन इधर से आ रही है, एक ट्रेन इधर से आ रही है, तो क्या होगा, एक घंटे में मान लीजिए कि अगर मान लीजिए आपकी एक घंटे में अगर 72 किलोमीटर जा रही है, एक घंटे में वो 54 किलोमीटर, तो टाइम तो एक ही घंटा लगा ना, उनके बीच की दूरी क्या हो गई, कम हो गई, हुई कि नहीं हुई, तो अगले एक घंटे में और कम हो जाएगी, अगले एक घंटे में, कहने का क्या होगा, स्पीड आपस में जुड़ जाएंगी। जब वो ट्रेन एक दूसरे की तरफ आती हैं तो क्या होता है, वो स्पीड जुड़ जाती है, और यही क्रिया अगर बोट में हो, पानी में हो, तो क्या होता है, घट जाता है। ठीक, तो यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितनी होगी, 20 मीटर पर सेकंड है प्लस 15 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ कितना होगा, 35 मीटर पर सेकंड। ठीक, तो अब दिया है कि टाइम बराबर क्या है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो टाइम दिया है 30 सेकेंड। यहाँ पे देखा जाए तो स्पीड डिस्टेंस कितनी है, एल ए एल बी, तो हम इसको मान लेते हैं हमारी कितनी है, 4x, ये कितनी है, 3x, तो एल ए एंड एल बी का मान कितना हो जाएगा भाई, एल ए प्लस एल बी, स्पीड कितनी है, 35 मीटर पर सेकेंड, तो एल ए प्लस एल बी कितना हो जाएगा, एल ए हमने मान लिया कि इतना मीटर है, और ये कितना है, इतना मीटर, तो टोटल कितना, 4 3 7 मीटर हुआ, 7x बराबर कितना, 35। ठीक, तो यहाँ 7 5 35, और 5 का गुणा इधर होगा तो x बराबर कितना, 150 मीटर हुआ। तो हमसे पूछा क्या है, ट्रेन ए की लंबाई, ट्रेन ए की लंबाई कितनी होगी, 15 चौका 60, 600 मीटर। तो ये क्वेश्चन बहुत लंबा नहीं था जितना मैंने आपको बताया, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए इतना लंबा लेके गया हूँ, ऐसा है नहीं, आप सीधा सीधा यहाँ मान करके और ये चीज कर सकते थे डायरेक्ट रख करके, ठीक है। तो जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तो चीजें समझ में नहीं आएंगी, जब समझ में नहीं आएंगी तो आपको लंबा करना ही पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। तो चलिए आपने इसे पढ़ लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। आज मैंने आपके लिए बहुत हार्ड क्वेश्चन रखे हैं, सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो नॉर्मल है। आप ऐसा कह सकते हो कि आज जो मैंने रखा है वो पीओ लेवल नहीं है, सारे के सारे क्लर्क लेवल है, ठीक है। क्योंकि मैं डेली देखता हूँ कि काफ़ी हार्ड क्वेश्चन कभी कभी हो जाते हैं, तो कभी कभी क्या है कि नॉर्मल भी पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। तो आज मैंने आपके लिए सिर्फ नॉर्मल क्वेश्चन रखे हैं, तो आप इसे पढ़िए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो चलिए आपने पढ़ लिया होगा, सॉरी, तो मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु को लागत मूल्य से 12.5% अधिक अंकित किया और अंकित मूल्य पर 270 की छूट दी। यदि दुकानदार को 180 का लाभ हुआ तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है काफी बार। तो यहाँ पे अगर वो क्या कर रहा है कि आप बताओ कि वो अगर लागत मूल्य से 12.5% अधिक अंकित कर रहा है, तो इसमें लागत मूल्य से 12.5% अधिक अंकित कर रहा है, मतलब यहाँ पे मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस की बात हो रही है। और अधिक अंकित करेगा भी तो किस पे करेगा, मतलब कहने का अगर उसको मार्क प्राइस रखना है तो आप किससे करोगे, जाहिर सी बात है कि कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि आप अगर कोई वस्तु खरीद के लाओगे तो आपको उसका कॉस्ट प्राइस ही पता होगा। ऐसा नहीं है कि सेलिंग प्राइस पता होगा, वो तो आप डिसाइड करोगे ना कि बेचना कितने पे है, कि कॉस्ट प्राइस पे ही बेचना है कि कुछ प्रॉफिट लेके बेचना है कि कितने बेचा है, वो आप डिसाइड करोगे। और मार्क कितना करना है वो कॉस्ट प्राइस पे ही डिसाइड करोगे ना आप ही, कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा पे करना है, कितने ज़्यादा पे करना है।
तो यहाँ पे कह रहा है कि 12.5%, उसने बता दिया है कि 12.5% जो है, 12.5% का मान कितना होता है, 1/8। कह रहा है वो कि लागत मूल्य से, मतलब अगर कॉस्ट प्राइस हमारी 8 हो तो 12.5% अधिक, मतलब 8 का 12.5% कितना हुआ, 1 हुआ। मतलब मार्क प्राइस कितना अंकित कर रहा है, वो 9 पे। तो हमारा कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस का रेशियो मिल गया कितना, 8 है 9 का रेशियो मिल गया। कह रहा है और अंकित मूल्य पर 200 की छूट दी जाती है। तो हम मान लेते हैं ये इसकी मार्क प्राइस कितनी है, 9x रुपए है, और इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई, 8x रुपए। तो कह रहा है 270 रुपए की छूट दी जाती है। ये क्या हमारा रुपये में हो गया, ये भी रुपए में हो गया, ठीक। तो कह रहा है कि अब तब सेलिंग प्राइस हमारी कितनी हो जाएगी, अगर वो कह रहा है 900, हमारी क्यों है मार्क प्राइस 9x है, हमने मान लिया, तो 270 की छूट दे रहा है, तो कि बेच कितने पे रहा है, तो क्या होगा 9x माइनस 270, सॉरी, ठीक, 9x माइनस 270। अब कह रहा है कि 180 रुपए का लाभ हुआ उसे। तो लाभ हम किस पे देखेंगे, कॉस्ट प्राइस से अगर लाभ हुआ तो जाहिर सी बात है सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस घटाएंगे, लाभ हुआ तो कॉस्ट प्राइस से अधिक पे ही बेचा होगा, तो सेलिंग प्राइस माइनस, अगर प्रॉफिट हुआ आप बताओ तो क्या होगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और लॉस होता तो कॉस्ट माइनस सेलिंग प्राइस होता, ठीक। इतना तो पता है, ये लिखना नहीं भाई, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक। तो प्रॉफिट कितने का हुआ, 180 रुपए का, तो 180 रख दिया। आप बताओ कि अब हमारा सेलिंग प्राइस कितना है, 9x माइनस 270, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 8x। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 270 इधर ले जाते हैं तो कितना होगा, 8 7 15, 450। यहाँ कितना x बचेगा, x का मान कितना आ गया, 450। तो हमसे पूछा क्या, वस्तु का विक्रय मूल्य कौन सा, ये है। तो x का मान 450, तो 9x का मान कितना हो जाएगा, 950 गुणित माइनस 270, और 9 चौक 36, और 9 पचे 45, 36 4 45, मतलब 40 50 माइनस 270। अब हम क्या करते हैं, अगर ऐसी कंफ्यूजन आए तो हम क्या करते हैं, 30 इसको बढ़ा के घटा देते हैं, मतलब 300 घटा दिया तो कितना हो जाएगा, 3750। लेकिन 30 ज़्यादा घटा है तो वो 50 में 30 हमें जोड़ना भी पड़ेगा, कितना हो जाएगा, 3780 रुपये। कितना हो गया, 3780 रुपये। तो कौन सा ही सही है हमारा, डी वाला, ठीक है। समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश जरूर कीजिए। मैंने बताया ना कि आज मैंने क्लरिकल लेवल के क्वेश्चन रखे हैं, और वो भी आरआरबी। मैं डेली पीओ लेवल के भी क्वेश्चन रखता हूँ मिक्स क्वेश्चन में, लेकिन आज मैंने सोचा कि चलो आज नॉर्मल क्वेश्चन रखे जाएं, देखते हैं कितने लोग सॉल्व करते हैं और कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं, ठीक है। ये समझ लीजिए कि आपका आरआरबी क्लर्क लेवल है, अगर इसे भी आप जो है माइंड में ना कर पाएँ तो आप काफ़ी पीछे हैं अभी, ठीक है। तो चलिए, आपने कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैंने बताता हूँ इसे करना कैसे। यार आयुष और बंटी किसी कार्य को क्रमशः 16 दिन और 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आयुष को ए मान लिया हमने, बंटी को बी मान लिया, 16 दिन और 24 दिन में पूरा करते हैं, तो 16 दिन और 24 दिन, तो इनका टोटल वर्क कितना हो जाएगा। टोटल वर्क के लिए हम क्या लेते हैं, इनके टाइम का क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम इनका कितना होगा, 48 हो जाएगा। कितना होगा, 48। अगर एलसीएम लेना नहीं आ रहा है तो आप क्या करिए, जो बड़ी संख्या हो उसका मल्टीप्लाई करते जाइए। एक बार देखिए दोनों से कट रहा है, नहीं, 2 बार किया मैंने 48, अब 48 देख लेते हैं दोनों से कट रहा है, हाँ, 16 3 48, 24 9 48, तो हम 48 ही मान लिया हमने, क्या एलसीएम इनका। तो हमारी अब क्या आ जाएगी, एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी कितनी होगी, अगर मैं इसमें 16 से भाग दूं, आपको बताइए कि वर्क बराबर क्या होता है, एफिशिएंसी इंटू टाइम। तो टाइम ये है और टोटल वर्क ये है हमारा। तो इफिशियंसी चाहिए तो हमें क्या करना, टोटल वर्क में अगर इफिशियंसी से भाग दिया तो क्या मिल जाएगा, सॉरी, टोटल वर्क में अगर टाइम से भाग दिया तो क्या मिल जाएगा, यहाँ इफिशियंसी मिल जाएगी। तो 16 3 48, 24 दूना 48, इफिशियंसी क्या आ गई हमारी, 3 और 2 की आ गई, ठीक। कह रहा है यदि वे साथ मिलकर दोगुनी कार्यक्षमता से, कार्यक्षमता मतलब ये इफिशियंसी की बात कर रहा है, अभी उसकी इफिशियंसी कितनी है, 5 है, तो दुगनी इफिशियंसी से बोल रहा है, तो दुगनी इफिशियंसी से क्या हो जाएगा, दुगनी, अभी तो 5 है तो दुगनी इफिशियंसी मतलब 2 गुना 10 हो जाएगी।
तो अब पूछ क्या रहा है, वे कितने दिन में कार्य पूरा करेंगे, तो टाइम पूछ रहा है, तो टाइम क्या होगा, टोटल वर्क। टोटल वर्क अभी भी क्या है, काम तो वही करना है 48, एफिशिएंसी दुगनी हो गई, तो ये क्या हो जाएगा 4.8 डे हो जाएगा। तो ये जो है आपको माइंड में कर लेना था, आप माइंड में ही निकाल सकते थे कि 16 और 24 का कितना एलसीएम होगा, 48 होगा। तो 16 3 48, 16 दूना 24 दूना 48 और 16 3 48, इनका कितना आ रहा है, एफिशिएंसी 5 आ रही है, तो 5 का 10 कर दिया तो 4.8 आ जाएगा। तो कैलकुल आप इस जब प्रैक्टिस करोगे तब ना इतनी ये चीज़ें आएंगी। तो आप प्रैक्टिस करो, अभी आपको 5 मिनट 10 मिनट कुछ भी लग रहा है वो टेंशन छोड़िए, आप लेकिन प्रयास करिए। जब डेली बाय डेली प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो 5 मिनट जो 10 मिनट आपका है वो 10 से 15 सेकंड में भी आएगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप पढ़ते रहिए, मैं बातें करता रहूंगा आपसे, मेरी बातें सुनते रहिए। आपका भी जो सजेशन है वो कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए ना, आप भी बताइए कि हाँ सर ये प्रॉब्लम आ रही है या फिर कैसे करें, ठीक। तो मैं उसका भी आंसर दूंगा अगले वीडियो में, ठीक। चलिए आपने इसे कर लिया होगा, बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं भाई। कह रहा है एक धारा की गति, नाव की धारा के अनुकूल गति क्या 25% है। धारा की गति क्या होता है, जैसा कि जानते हैं सी होता है करंट, और धारा की, नाव की धारा के अनुकूल गति क्या होती है, अनुकूल मतलब क्या, वी डाउन स्ट्रीम की बात कर रहा है, किसकी, डाउन स्ट्रीम की। बोल रहा है कि नाव की धारा के अनुकूल गति की 25%, तो 25% का मान आप जानते हैं कितना होता है भाई, 1/4। तो किसकी बात कर रहा है, अनुकूल गति की। तो अनुकूल गति कितना है, ये मान लिया 4 मान लिया, तो इसका 25% कितना होगा, 1। तो ये सी कितना होगा, 1। तो ये 4:1 का रेशियो आ गया। अब यहां से अगर बी का मान निकालना चाहें तो नहीं निकाल सकते भाई, क्योंकि आपको पता है कि VDS बराबर होता है, मतलब डाउन स्ट्रीम में बोट की चाल प्लस करंट की चाल। इसका मान 4 दिया है, इसका मान कितना है, 1 है भाई। इसका मान कितना है, 1 है, भले रेशियो में है तो 1 ना। तो इधर आएगा तो कितना आ जाएगा, बी का मान 3। तो यहाँ भी रेशियो में बी का मान कितना, 3 तो होगा। रेशियो में चल रहा है तो रेशियो में, या फिर यहाँ x लगा के एग्जैक्ट वैल्यू भी मान सकते थे आप कि 1x और 4x, तो ये आता 3x, ठीक है। तो यहाँ पे अब बोला है कि यदि नाव की शांत जल में गति कितनी, 18, शांत जल की मतलब बोट की गति, अगर 3 यूनिट का मान 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हमसे पूछा क्या है, तो ये अगर बी का मान इतना है तो 1 यूनिट का मान कितना, 6। तो सी हमारा क्या है, 1 यूनिट, तो इसका मान कितना हो जाएगा, 6 किमी प्रति घंटा। हमसे पूछा क्या है, नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल गति क्या होती है, वी अप स्ट्रीम बराबर बोट की चाल माइनस करंट की चाल। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 12, और 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछ क्या जा रहा है कि 5 घंटे में डिस्टेंस कितने ट्रेवल करेगी, तो वी अप स्ट्रीम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, वी अप स्ट्रीम स्पीड इनटू टाइम। तो कितना हो गया, 12 और 5, 12 पंचे 60 किलोमीटर। तो ये जो है मैंने बताया है, ये आपको पेन उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये इसमें भी पेन उठाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने कर लिया तो ये माइंड में हो जाएगा, लेकिन अगर आपने प्रैक्टिस ही नहीं की है तो भाई पेन तो उठाना पड़ेगा। और उठाइए आप पेन, ऐसी बात नहीं है, अभी आपके पास काफ़ी टाइम है, आप पेन उठाइए, और अभी आप जो इतना टाइम ले सकते हैं लीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए अच्छा है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ये भी क्वेश्चन बहुत हार्ड नहीं है, इसमें आपका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज होगा। चलिए, जो हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए होंगे वो तो कर चुके होंगे, मैं उनके ऊपर पूरा विश्वास है कि वो कर चुके होंगे। थोड़ी सी मान लीजिए अगर दिक्कत हुई होगी तो उनको अपना वो रिकॉल करने में, याद करने में दिक्कत हुई होगी कि हाँ पिछली बार कैसे मैंने किया था। लेकिन यही क्वेश्चन अगर 2 3 4 बार करते जाएंगे तो वो याद हो जाएगा उनको भी, आपको भी आ जाएगा, उनको भी। चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है एक निश्चित राशि पर एक निश्चित दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज 480 रुपये। यहाँ पे बोल रहा है कि 2 ईयर का एसआई कितना है, कितना है 480। तो आप एक बात बताइए,
और कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज 540 है, तो ब्याज दर क्या करना, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमसे पूछ रहा है। तो एक बात बताइए, हमने आपको बताया ना कि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में अंतर क्या होता है। सिंपल इंटरेस्ट में जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ प्रिंसिपल पे, मूलधन पे ब्याज मिलता है, ठीक। तो अगर तो हर साल का ब्याज क्या होगा, बराबर होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक ही है तो हर साल का ब्याज भी बराबर होगा। अगर 2 साल में 480 मिल रहा है ब्याज, तो 1 साल में कितना मिलेगा, 240, 24 गुना 48, ठीक। तो एसआई की, तो आप बताइए कि 1 साल में एसआई कितना मिला, 240। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि फर्स्ट ईयर में भी क्या मिलेगा, फर्स्ट ईयर में भी प्रिंसिपल पे ब्याज मिलेगा, मिलता है जैसा कि जानते हैं। तो वो कितना है, फर्स्ट ईयर कंपाउंड ओ सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का ब्याज क्या होता है, सेम होता है, ठीक। इतना समझ में आया। अब सेकेंड ईयर की बात कर लेते हैं। तो सेकेंड ईयर में क्या होगा कि सेकेंड ईयर में भी क्या होगा, प्रिंसिपल पे ही ब्याज मिलेगा, जो कि कितना होगा, 240 ही होगा। कितना होगा, 240 ही होगा। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या है, सिंपल इंटरेस्ट में भी फर्स्ट ईयर में क्या मिला, 240, और सेकेंड ईयर में भी क्या, 240। इसमें क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ प्रिंसिपल पे ब्याज मिलता है जैसा कि आप जानते हैं, और कंपाउंड इंटरेस्ट में प्रिंसिपल पे ब्याज तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन क्या होता है कि ब्याज पे भी ब्याज मिलता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिला, तो यहाँ कितना मिला, 2 साल का मिला, 24 दूना 48, 480 रुपये मिल गया प्रिंसिपल पे। अब जो 540 से ज़्यादा होगा, 540 से ज़्यादा होगा, अगर 480 है दोनों तरफ का, तो यहाँ पे कितना है, 60 ज़्यादा है। तो ये 60 रुपये जो हमें मिला, ये मिला किसका, पहले साल के इंटरेस्ट का इंटरेस्ट मिला। पहले साल का इंटरेस्ट ये था, दूसरे साल का भी इंटरेस्ट कितना था, 240 था, ये प्रिंसिपल पे था। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। तो ये 60 रुपये कहाँ मिला, 240 से। तो 240 का क्या है, ये ½ % है, ठीक है। तो या तो ऐसे कर लीजिए कि 60 मिला किस पे, 240 पे। अब परसेंटेज चाहिए तो हमारा क्या होगा, 100 से हमने गुणा कर दिया। तो 6 चौका 24, 4 25। तो ये कितना हो गया हमारा, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना आ गया, 25%। कितना आ गया, 25%। या फिर आप यही कर लीजिए कि फॉर्मूले से कर लीजिए भाई। अगर आपको पता है कि 240 पे क्या हो रहा है, 60 रुपये का ब्याज मिल रहा है, टाइम कितना है, 1 ही साल का, तो ये सिंपल इंटरेस्ट है। तो पी हमारा क्या, 240 रुपये, टाइम कितना है, 1 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है 100। बात तो वही हुई ना, 6 चौके 24, 4 2500। तो 25 का गुणा इधर किया तो आर बराबर कितना, 25 आया। तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बस यही कॉन्सेप्ट रखना है कि जो है सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ प्रिंसिपल पे ब्याज मिलता है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। बस इतना ही याद रखना है, बाकी कुछ नहीं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। अभी अभी जस्ट मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया है, तो आप इसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएबल देख के कंफ्यूज मत होइए, बस सेम प्रोसेस यूज कीजिए। एक्स का मान ही तो पूछ रहा है, वो आ जाएगा। तो चलिए, आपने कर लिया होगा, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। थोड़ा सा वेरिएबल देख के कंफ्यूज मत होइएगा बस, और इतना लंबा देख के मत कंफ्यूज होइए, ठीक। सेम जैसे मैंने बताया अभी पिछले क्वेश्चन में, वही क्वेश्चन है। अभी मैंने ट्रेन वाला क्वेश्चन बताया ना, वही है सेम। कह रहा है 2 ट्रेनें पी और की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 24 किलोमीटर प्रति घंटा है। भाई वी पी एंड वी क्यू की स्पीड दे रखी है। मैंने क्या कहा था, किमी प्रति घंटा में, यहाँ पे सेकंड में है, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, 48 और ये कितना है, 24, ठीक, किलोमीटर प्रति घंटा में, किलोमीटर प्रति घंटा में। कह रहा है ट्रेन क्यू और पी की लंबाई, क्यू की लंबाई कितनी है, एल क्यू 210 मीटर, और एल क्यू एंड पी की लंबाई कितनी है, एक्स मीटर।
कह रहा है यदि दोनों ट्रेनें विपरीत दिशा से चल रही हैं और ट्रेन पी क्यू को 25 सेकंड में, क्या है सेम वही है, टाइम कितना है वो एक दूसरे को पार कर रही हैं 25 सेकंड में। मैंने क्या बताया कि टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना दिया है 25 सेकंड दिया है। अब बताइए डिस्टेंस मैंने कितना बताया था चलेंगी, दोनों ट्रेन की लंबाई के बराबर ही तो चलेंगी। जब मैंने बताया आपस के एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं तो कितना होगा 210 प्लस एक्स। और स्पीड क्या होगी, स्पीड इनकी जुड़ जाएगी, जब एक दूसरे की तरफ आएंगी तो वो क्या होंगी स्पीड जुड़ जाएंगी। और क्यों जुड़ जाएंगी वो भी मैंने बताया। ठीक, तो यहाँ कितना होगा 48 24 कितना होगा 72। लेकिन एक बात अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ सेकंड में है, यहाँ मीटर में, मतलब मीटर पर सेकंड में है, तो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में नहीं हो सकता भाई। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा मीटर पर सेकंड में। तो इसके लिए हमें क्या करना है 5/18 से गुणा कर देना है। तो 18 चौका 72, 4 पंचे 20, 20 का गुणा 25 में किया तो कितना 25 गुना 50 500 आया। और बराबर कितना 210 प्लस एक्स। तो एक्स का मान कितना आ गया 290 आया, यही तो आएगा 210 घटेगा 500 में तो 290 मीटर। तो कौन सा हमारा सही है बी वाला। और हमसे पूछा क्या था एक्स का मान ही। तो ये क्वेश्चन भी बहुत हार्ड नहीं था, ये माइंड में कर सकते थे आप। 210 प्लस एक्स करते हैं, इधर 25 और इधर ऐसे करते हैं। आंख बंद करके बस एक बार ट्राई कीजिए, ठीक है। मेरे कहने का अर्थ है कि आंख बंद करके आप ट्राई कीजिए। जैसे सॉल्व करने के बाद अगर सिंपल क्वेश्चन है तो आप अभी से प्रैक्टिस कीजिए धीरे धीरे, क्योंकि मैंने कहा ना कि माइंड में कैलकुलेशन करना पड़ेगा आपको। एक टाइम के बाद आने तो सबको लगता है, अगर एक दो बार उन्होंने बेसिक से पूरा पढ़ लिया तो वो आने लगता है, लेकिन कम टाइम में करना वो सबसे बड़ी बात है। तो जब आप एक बार सॉल्व करिए और उसी क्वेश्चन को माइंड में करिए कि कहाँ तक आप कर सकते हो उसको, तो इससे क्या होगी आपकी स्पीड इंप्रूव होगी। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, ठीक, आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ये हमारा जो क्वेश्चन है वो है रेशियो का, एंड रेशियो एंड प्रपोर्शन का क्वेश्चन। तो इसमें रेशियो मेथड यूज हुआ है, तो आप इसे करिए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज के क्वेश्चन सारे जो है वो नॉर्मल है, हार्ड नहीं कह सकते हो आप और एकदम लो लेवल भी नहीं कह सकते हो। एग्जाम बेसिक एग्जाम, वो भी आरआरबी लेवल। ठीक है, आईबीपीएस आरआरबी लेवल, क्लर्क लेवल वो भी है। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ करना कैसे है। कह रहा है रुपए 6650 की राशि को 4 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया कि पहला भाग चौथे भाग का 2 गुना, यहाँ पे क्या बोला है, और तीसरा भाग दूसरे भाग का 3 गुना और चौथा भाग दूसरे भाग के बराबर है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे वो बोल रहा है कि पहला भाग चौथे भाग का 2 गुना, पहला भाग मैंने मान लिया ये, और बोल रहा है कि चौथे भाग का कितना है, चौथे भाग का कितना है 2 गुना है। पहला भाग चौथे भाग का कितना है 2 गुना। अगर ये 1 होगा तो ये इसका दुगना होगा, कि रेशियो मेथड। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आप नहीं समझ पा रहे हो पहली बार है तो कह रहा है पहला भाग है जो वो चौथे भाग का, सॉरी ये चौथा भाग का कितना है, चौथे भाग का 2 गुना है। कौन 2 गुना है, ये 1 2 गुना है, तो अगर मैं इसमें 2 का गुणा कर दूं तो क्या हो जाएगा, ये चौथा भाग भी 2 गुना होगा, बराबर हो जाएंगे अब तो अब फर्स्ट एंड फोर्थ का रेशियो देखो तो कितना आएगा, यहाँ से 2 और 1 का रेशियो आएगा। ठीक, कितना आया 2 और 1 का, तो हम यहाँ पे भी देख लो कितना का आया 2 1 का रेशियो आया। तो जब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो ये चीज़ें लिखने में आपको आसानी होगी। ठीक है, और आगे कह रहा है कि तीसरा भाग दूसरे भाग का 3 गुना है। यहाँ पे छोड़ देते हैं, आगे देख लेते हैं कुछ मैच कर रहा है इसमें। और कह रहा है चौथा भाग दूसरे भाग के बराबर है, चौथा भाग किसका, दूसरे भाग के बराबर है। ठीक, कह रहा है चौथा भाग दूसरे भाग के बराबर है, तो ये 1 है तो ये भी 1 कर दिया हमने। अब यहाँ पे कह रहा है तीसरा भाग दूसरे भाग का 3 गुना है, तीसरा भाग
तीसरा भाग कह रहा है दूसरे भाग का 3 गुना, तो दूसरा कौन सा ये, इसका 3 गुना कितना होगा, एक का 3 गुना कितना ये, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ये आ गया हमारा। ठीक, ये हमारी क्या आ गई, इन्वेस्टमेंट है। 4 भागों में इस प्रकार विभाजित किया गया है कि पहला भाग इतना, ठीक, तो इतना ये बांटा है, उसने बताया कि इन्वेस्टमेंट ये है कि 6650 रुपए के 4 भागों में। अब 4 भाग कौन कौन से हो गए, एक ये, दो ये, तीन ये, चारों भाग हो गए। तो हम मान लेते हैं फर्स्ट को कितना मिला, 2x मिला, और चौथे को कितना x, ये दूसरे को कितना x, तीसरे को कितना 3x। ठीक, तो ये टोटल इनको मिला कितना, टोटल ये मिला कितना 2x 3x, 3x हो गया, 4x हो गया, 4 3 7x हो गया, टोटल कितना हो गया 7x। और यहाँ पे बोला कितना है 6650 है, टोटल यहाँ पे इनको जो मिला वो 7x, लेकिन वो टोटल जो पैसा था उनका कितना था 6650 रुपये। तो हमने क्या किया, तीनों में चारों में बांटा, तो ये x बराबर कितना आ जाएगा 7 9 63, 3 7 5 35, तो x का मान कितना आ गया 950। इतना समझ में आया। तो अब आगे कह रहा है पहले भाग और दूसरे भाग का योग, तो पहला भाग कौन सा ये और दूसरा भाग कौन सा ये, तो इसका योग कितना हो गया 3x। तो x का मान इतना, तो 3x का मान कितना हो जाएगा भैया 9 गुणित्ते 3, सॉरी 3 गुणित्ते 950। तो अब 9 त्रिक 27 और 50 का 3 बार गुणा किया तो कितना 150, तो 2800 कितना हो जाएगा ये 50, कितना हो जाएगा 2850 रुपये। तो कौन सा है ये सी वाला। ठीक, तो आप प्रैक्टिस कीजिए, समझ में सब आएगा। समझाने की गारंटी मेरी है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी। अभी आपको लग रहा है कि बहुत टाइम लग रहा है, शॉर्ट सर नहीं बता रहे हैं शॉर्ट में, भाई मैं शॉर्ट बताऊंगा, ये शॉर्ट ही है, लेकिन इसमें कि मैं पूरे डिटेल में बता रहा हूँ। मैं चाहूँ तो उसको एक लाइन में कर सकता हूँ, आपको समझ में भी तो आना चाहिए। ऐसा तो है नहीं कि मैं बता दूं और आपको समझ में ही नहीं आए। तो भाई एग्जाम में आपको करना है, मुझे नहीं करना है जाके कि हाँ आपका पेपर लिखना है। आपको अगर 5 मिनट लग रहा है अभी तो कोई दिक्कत नहीं, आप 5 मिनट में कीजिए, लेकिन डेली क्वेश्चन जरूर कीजिए। जब डेली करते हैं ना तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। एक दिन में आप 200 क्वेश्चन कर लीजिए और एक महीने मत कीजिए तो वो दिक्कत है। इसलिए मैंने इसका नाम ही रखा है सिलेक्शन का होम्योपैथ। होम्योपैथ में धीरे धीरे दवा काम करती है, और एक ऐसा नहीं है एक डॉक्टर आपको एक ही दिन एक शीशी पिला दिया अंग्रेजी दवा की तरह और आप। ठीक, तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बातें तो होती रहती हैं। तो ये क्वेश्चन आप कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। ठीक है, तो चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूं। मैं बताता हूं इसे करना कैसे। ठीक है, कह रहा है मंजीत, नीरज और ओमकार ने एक व्यवसाय शुरू किया। मंजीत का निवेश तीनों के कुल निवेश का 30% है। तो 30% का मान कितना होता है 1/10 कह सकते हो। तो कह रहा है कि तीनों के निवेश का 30% है, किसका मंजीत का, मंजीत को एम मान लिया, और रेशियो इनका दिया है किसका मंजीत प्लस एम मंजीत प्लस नीरज प्लस ओमकार का, तीनों का कितना है 3% है। तो तीनों अगर ये एम प्लस एन प्लस ओ जो है वो 10 है, तो मंजीत कितना होगा 30%, मतलब सॉरी 30% का मान होता है 3/10, तो मंजीत कितना होगा अकेले 3 होगा। तो यहाँ अगर देखो तो 3 और ये तीनों मिला के 10, कितना तीनों मिला के ये 10 है। ठीक, ये तीनों मिला के कितने हो गए 10। तो इसमें से आप एक बात बताइए, इसमें से देख के कि मंजीत का, इसमें भी तो मंजीत है, अगर हम एम एन और ओ का रेशियो देखें तो यहाँ पे रेशियो कितना होगा 3, और इसमें से हमने मंजीत का निकाल दिया तो कितना एन ओ का बचा, तो ये कितना होगा 7। इतना समझ में आया। यहाँ पे कह रहा है नीरज और ओमकार ने 4 और 3 के रेशियो में है, तो निवेश किया है इन्होंने। ठीक है, 4 और 3 के रेशियो में निवेश किया है।
तो एक बात बताइए आप, अगर किसकी बात कर रहा है, एन और ओ की, एन और ओ की रेशियो की बात कर रहा है, 4 और 3 की रेशियो की बात कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए तो कितना टोटल है, 7 यूनिट, और यहाँ भी कितना है, 7 यूनिट। तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ, 1। तो यहाँ पे अब कितना आ जाएगा, 1 यूनिट 4 और इसका 3 यूनिट वही रहेगा। अगर कभी कभी मान लीजिए क्या होता है कि हमने इसलिए इसको बराबर दिखाया कि कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे जैसे मान लीजिए 14 दे दिया होता तो क्या करते हैं, और यहाँ 4 3 7 के में बोला होता, अगर यहाँ पे 7 की जगह अगर 14 रहा होता तो क्या करते, तो यहाँ पे बोलता कि 4 3 की यूनिट बटा है, तो यहाँ पे सॉरी 7 रहने देते हैं, ये अपने यहाँ पे अलग से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अगर बोलता तो आप क्या करते, 4 3 7 यूनिट बराबर, अब क्या लिखते, अभी तो 7 था 7 लिखा, अब तो 14 लिखते ना, तो 1 यूनिट का मान 2 आया, ठीक। तो यहाँ पे आप 4 और 3 की रेशियो में था तो आप कितना लिखते, 8 और 6 लिखते भाई साहब। ऐसा नहीं है कि 4 3 दिया था तो 4 3 ही लिख देते, अभी 7 दिया था तो 7 आपने वही लिख दिया, अगर 14 दिया होता तो क्या करते, ये लिखना पड़ता 8 और 6। तो अब हमारा एम एन और ए का ओ का रेशियो कितना आ गया, एम एन और ओ का, एम का 3 है, एन ओ का यहाँ से रेशियो लिख दिया कितना, 4 और 3। इतना समझ में आया, ठीक। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये आया कहाँ से। अब कह रहा है कि इनके इतने अनुपात में इन्वेस्ट किया, ये हमारा क्या था, इन्वेस्टमेंट, ये हमारा क्या था, इनका इन्वेस्टमेंट था। बोला कि 1 वर्ष के अंत में नीरज का लाभ हिस्सा मंजीत के लाभ के हिस्से से 69 रुपये अधिक है। तो इन्वेस्टमेंट और टाइम कितना है इनका, 1 साल, मतलब 12 महीने सब में है, सब 12 12 का गुणा कर दिया जाए, 12 12 का हमने क्या किया, गुणा किया, तो अब हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट का रेशियो। तो एक बात हमने बताया कि जब एग्जैक्ट एक ही टाइम होता है तो जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही क्या होता है, इनका प्रॉफिट का रेशियो होता है। नहीं होता देख लीजिए, इसलिए मैंने गुणा किया है, तो यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, यहाँ भी 12, क्या हो जाएगा, जो चीज़ तीनों जगह कॉमन है वो क्या हो जाएगी, कट जाएगी। तो अब रेशियो क्या है, 3 4 और 3 का रेशियो आया, जो कि है किसका रेशियो, जो कि है किसका रेशियो, इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो तो है ये भी, जो कि प्रॉफिट का आया है। तो जब भी टाइम एग्जैक्ट एक ही टाइम बोला जाए तो हम जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है, प्रॉफिट का रेशियो। तो हम मान लेते हैं इसको कितना मिला, 3x, इसको कितना 4x, इसको कितना 3x। तो यहाँ पे बोला क्या है कि नीरज का लाभ हिस्सा मंजीत के लाभ हिस्से से 69 अधिक है। तो नीरज का लाभ हिस्सा मंजीत के लाभ हिस्से से कितना अधिक है, यहाँ देखा जाए तो कलर चेंज कर लेता हूं मैं, कितना अधिक है यहाँ देखा जाए तो कितना अधिक है, x ही तो अधिक है, x। तो x का मान कितना आ गया हमारा, 69 अधिक है, तो मतलब x ही अधिक, तो x का मान आ गया कितना, 69। तो पूछ रहा है कुल लाभ, तो x का मान हमें मिल गया, तो टोटल लाभ कितना होगा, तीनों का लाभ कितना है, 3x 4x और 3x, टोटल 10x है। तो x का मान इतना, तो 10x का मान कितना हो जाएगा, 690 होगा, कितना होगा 690। तो कौन सा सही हमारा, ये बी वाला, ठीक, समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा ये, आप इसे पढ़िए फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे है, ठीक है। इसके मैंने 2 मेथड बताए, एक प्रॉपर मैंने डिटेल में बताया है कि फॉर्मूला आता कैसे, और एक मैंने डायरेक्ट उसी का फॉर्मूला ही बता दिया कि आया कहाँ से, आप फॉर्मूला रखिए और आंसर लीजिए, ठीक। चलिए आप इसे करिए, मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, लेकिन आज मैं इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मेथड ही बताऊंगा। मैं फॉर्मूला जो मैंने डिराइव करवाया है आपको, सॉरी, ठीक है, तो वो मैं आपको वही फॉर्मूला बताऊंगा, उसमें मान रख के आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, ठीक। चलिए आपने इसे कर लिया होगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं बताता हूँ इसे करना कैसे, ठीक है। कह रहा है एक दुकानदार ने एक वस्तु को A% लाभ पर बेचा और A% की छूट दी। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 22% अधिक मूल्य पर अंकित किया गया हो तो A का मान बताना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है मैंने आपको अभी 2 दिन पहले बताया था, पूरा प्रॉपर ड्राइव करके
कि ये आता कहाँ से है। तो मैंने एक फॉर्मूला आपके लिए लिखा था, तो वो फॉर्मूला आता कहाँ है वो मैंने पूरा डिराइव करके आपको बताया था, ठीक है। तो आज मैं वो फॉर्मूला लिख करके डायरेक्ट सॉल्व करके बता रहा हूँ। फिर अगर अगली बार क्वेश्चन ऐसा आता है तो मैं फिर से आपको क्या करूँगा, ड्राइव करके पूरा बताऊँगा, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे एक चीज़ उसने दे रखी है कि यदि वस्तु को क्रय मूल्य से कितने पे 22.5% अधिक पर मूल्य पर अंकित किया जाता है, तो 22.2% का मान कितना होता है। तो ये कितने का मान है, 2 × 11.11% का। और जाहिर सी बात है, आपको पता है कि 11.11% का मान होता है 1/9। तो ये मान किसका हुआ, 2/9 का। तो ये बोल क्या रहा है कि दी गई वस्तु क्रय मूल्य से, अगर क्रय मूल्य हमारा ये हुआ से जिससे बोले वो क्या होगा नीचे, क्रय मूल्य से कितने पे 22.22% अधिक, मतलब 22.22% अधिक मतलब 2 अधिक। तो कितने पे मार्क प्राइस किया जा रहा है, 9 से 2 अधिक मतलब 11 पे। तो यहाँ मार्क प्राइस एंड क्या हो रहा है, कॉस्ट प्राइस का रेशियो कितना, 11 और 1, 11 और 9 कितना है, 11 और 9। तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था क्या, मार्क प्राइस बराबर क्या, कॉस्ट प्राइस 100 प्लस प्रॉफिट, ये क्या है प्रॉफिट, और 100 माइनस डिस्काउंट। ये मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए कि इतने का प्रॉफिट हो रहा है, इतने का डिस्काउंट, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मैंने प्रॉफिट लिखा, डिस्काउंट यहाँ ए की जगह यहाँ पे 5 होता, यहाँ 10 होता, तब भी कोई दिक्कत नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पे ए का हो रहा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मार्क प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो मिल गया कितना, 11/9, 100 प्लस प्रॉफिट, सॉरी प्रॉफिट में कितना है 1% का। तो आप सोच रहे होंगे कि ए परसेंट है, यहाँ पे सर ने लिखा कितना, ए लिखा, और डिस्काउंट कितने का हो रहा है 100 माइनस डिस्काउंट कितने का, ए का, ए लिखा मैंने। तो क्या है कि यहाँ ऊपर भी क्या हो रहा है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ये 100 जो था वो भी परसेंटेज में था, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, तो क्या करना वो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, नीचे भी क्या 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज, जो 100 था वो भी परसेंटेज में था, डिस्काउंट भी था वो भी परसेंटेज में था। तो ऊपर से भी परसेंटेज जो है कॉमन हो गया, नीचे से भी परसेंटेज कॉमन हो गया, तो ये क्या हो गया कट गया, तो डायरेक्ट क्या है प्रॉफिट एंड डिस्काउंट हो गया, ठीक। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं, तो अब सॉल्व कर लेते हैं, इसका गुणा इधर किया, इसका गुणा इधर कर लिया, तो कितना होगा, इसका गुणा इधर किया, इसका गुणा इधर कर लिया, तो आया कितना, तो 1100 माइनस 11A, ठीक। इधर कितना आएगा 900 प्लस 9A, ठीक। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 200, ये कितना हो जाएगा 20A, तो यहाँ कितना 20×200, तो ए का मान कितना आया 10, कितना आ गया 10। तो कौन सा सही है हमारा, ये सी वाला। तो मैं एक बात और आपके बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे अगर सेम और सेम दिया होता, यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, तो आप एक काम करा करिए कि क्या करना है कि जो हमारा रेशियो आया ये एमपी एंड सीपी का, ठीक है, जितना आया 11 एंड 9 का, तो इसका हम डिफरेंस देख लेते हैं कितना है 2 है। तो जो डिफरेंस आया उसमें हम क्या करते हैं 100 का गुणा कर देते हैं, और इनको जोड़ करके क्या कर देंगे भाग दे देंगे। तो अगर यहाँ पे वेरिएबल है तो वो वेरिएबल का मान आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा वेरिएबल का मान आ जाएगा। तो ये क्या है 20 पंचे 100, 5 दूनी 10, तो यहाँ पे देख लीजिए कितना है 10 आया कि नहीं आया। तो इतना कहानी लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन शुरू शुरू में आप लिखिए कहानी, क्योंकि भाई आपको अपनी बेसिक्स मजबूत करनी है, उसके बाद शॉर्ट। तो क्या करना है कि आपको ये अपना ट्राई करते रहना है कि हम कैसे कम कर सकते हैं, आपको खुद ट्राई करना है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा ये, आप इसे पढ़िए, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। जैसा कि मैंने अभी आपको शुरू शुरू में बताया कि आज मैंने आरआरबी क्लर्क लेवल के सारे क्वेश्चन रखे हैं, तो आप कर लेंगे सारा का सारा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको सिर्फ माइंड में करने हैं। अभी आप पेपर उठा रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन डेली ये प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका पेपर उठना बंद हो जाएगा, ठीक।
क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है कॉन्सेप्ट क्लियर होना। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो माइंड में आधा कैलकुलेशन वैसे ही हो जाता है। तो चलिए, आपने इसे कर लिया होगा, मैं इसे उम्मीद करता हूँ। बहुत हार्ड नहीं था ये भी क्वेश्चन। अगर जिसने नहीं किया हो तो वीडियो रोक करके कर लेना, लेकिन करना जरूर। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आपको आपकी स्पीड इंप्रूव नहीं होगी। कि आप देख करके स्पीड इंप्रूव कर लो तो कभी नहीं हो सकता भाई साहब, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ इसे करना कैसे। कह रहा है अरमान, दानिश और फैजल अकेले एक कार्य को 14 दिन, 21 दिन और 28 दिन। तो अरमान को ए मान लिया, दानिश को कितना डी, फैजल को एफ मान लिया। तो कितने दिन में, 14 दिन में, 21 दिन और 28 दिन में इन्होंने काम किया। तो अब हम इनका क्या निकाल लेते हैं, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क के इनका क्या लें, टोटल वर्क के लिए क्या करना पड़ेगा, एलसीएम। ये हमारा टाइम था इनका, तो इन टोटल वर्क निकाल लिया। तो टोटल वर्क कितना होगा इनका, 7 दूनी 14, 7 तरीके का 7 चौक 28, 7 तो सब में है, 4 भी आएगा 4, ठीक। 4 ते 12 ते 84, ठीक। 28 दूना 56, तो ये क्या हो गया 84। कितना हो गया 84। तो 14 छंग 84, 21 चौक 84, ठीक। और 28 थे 84, ठीक। तो इनका क्या आ गया, ये हमारा इफिशियंसी आ गई इनकी। तो कह रहा है यदि अरमान और दानिश मिलकर काम करें तो वे कार्य का 50%। तो कार्य टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क अगर टाइम पूछ रहा है तो टाइम बराबर क्या होगा, टोटल वर्क अपॉन इफिशियंसी। तो यहाँ पे आप बताओ टोटल वर्क कितना है, 84 है हमारा ना। इसका 50% कितना होगा, 50% कितना होगा, 50% को हटाया कितना होगा, 50% के लिए क्या किया, इसको हटा दिया तो इसका 100 से भाग दे दिया, ठीक। अब पूछ रहा है कि अरमान और दानिश मिलकर के। तो अरमान की इफिशियंसी कितनी है 2 6, और दानिश की कितनी है 4। तो इनकी टोटल इफिशियंसी कितनी हो गई 10। तो हम क्या करते हैं, इफिशियंसी से भाग देते हैं, तो भाग दे दिया। तो यहाँ कितना हो जाएगा 50 दूनी 100, और ये कितना होगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 42/10 आया। कितना आया 42/10। तो ये कितना आ गया 4.2। किसमें कहानी चल रही है, डे में। तो ये कितना आएगा 4.2 डेज आ जाएगा। तो कौन सा हमारा सही है, डी वाला। तो क्या आपको लगता है कि इसे पेन पेपर उठाने की जरूरत पड़ेगी आपको, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको पेन और पेपर उठाने की जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, ताकि उनका भी भला हो सके और वो भी अपनी स्पीड इंप्रूव कर सके। तो अगर आपने स्वयं सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लो यार, ताकि हमारी वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे, आप अपनी स्पीड इंप्रूव करते हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।